अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा था, पीरियड थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस, और उसका फिर हम लोगों ने वहाँ पर ट्रेंड देखा कि क्रॉस द पीरियड या डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस किस तरह से वेरी करता है, किस तरह से उसका ट्रेंड था। आज हम लोग बात पढ़ेंगे सबसे पहले कि आयोनाइजेशन एनर्जी, कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है और उसका ट्रेंड, स्पेशली पीरियड थर्ड के एलिमेंट के अंदर इसका ट्रेंड क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो बात पढ़ेंगे वो है कि व्हाट डज इट मीन बाय आयोनाइजेशन एनर्जी। देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि वो वाली एनर्जी जो किस मकसद के लिए रिक्वायर हो, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म द कैटायन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने कहा कि कोई भी एटम है, उस एटम के वैलेंस शेल में से लास्ट इलेक्ट्रॉन को, या उस एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी, उसका नाम क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने यहाँ पर एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखी है कि फॉर एग्जांपल ये सोडियम का एटम है, और सोडियम का हमें मालूम है एटॉमिक नंबर 11 है। ये इसका न्यूक्लियस आ गया, जहाँ पर मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को शो किया है। इसके बाद पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरे शेल के अंदर अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन बचता था, हमने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रखा। अब क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी? हमने सोडियम का कैटायन बनाना है फॉर एग्जांपल, तो हमने क्या करना होगा? सबसे पहले हमने क्योंकि हमें मालूम है सोडियम जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसको किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इसको गैसियस सोडियम में कन्वर्ट करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के प्रोसेस से गुजारते हुए हम लोग सॉलिड सोडियम को गैसियस सोडियम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम। क्योंकि गैसियस एटम का लफ्ज़ यहाँ पर मेंशन किया है, तो लाजमी बात है कि एटम को गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन हम जहाँ से रिमूव कर रहे हैं, तो देखिए इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी, इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी ज़रूरत होगी, ताकि सोडियम के इस वैलेंस शेल के अंदर जो कि एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ताकि वो वहाँ से निकल जाए, और निकलने के बाद ये सोडियम का कैटायन बन जाएगा। इस प्रोसेस के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी, उसका नाम क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। देखें, क्योंकि हम लोग उस सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, हम लोग उस एटम को बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके बाद वो इलेक्ट्रॉन जो है उस एटम के वैलेंस शेल में से निकल रहा है। इस वजह से कहा जाता है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और इसकी यूनिट मैंने यहाँ पर लिखी है। आयोनाइजेशन एनर्जी को मेजर किया जाता है किलो जूल पर मोल के अंदर। तो सबसे पहली बात हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन किया, हमने उसकी एक एग्जांपल से समझी कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ताकि वो कैटायन बन जाए। याद रखना है, आयोनाइजेशन एनर्जी का जो रिजल्ट है वो कैटायन की फॉर्मेशन है। किसकी फॉर्मेशन है? कैटायन की फॉर्मेशन है। कैटायन बन रहा है, और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक, बाहर से एनर्जी दे रहे तब ये प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, अब हम लोग कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से, फॉर एग्जांपल उस एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, हम उस एटम के वैलेंस शेल में से जब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो वो उसकी होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब अब वो एटम तो नहीं रहेगा, वो तो कैटायन बन जाएगा, लेकिन जब हम लोग सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो अब उसका नाम पड़ेगा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको मैग्नीशियम से। देखिए, हमें मालूम है ये है मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर इसका 12 है, और ये इसका न्यूक्लियस आ गया, और फॉर एग्जांपल ये इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये इसका दूसरा शेल 8 इलेक्ट्रॉन, ये इसका तीसरा शेल जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद। देखें, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, 10 इलेक्ट्रॉन, और 2 12 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब अगर हम लोग इसकी बात करें कि फॉर एग्जांपल हम पहले इसको एनर्जी देते हैं बाहर से, और इसके इस वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिसके बाद ये बनता है मैग्नीशियम का कैटायन Mg+1। अब अगर अभी देखें, इसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी, इसको कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी, उसका नाम क्या है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी।
अभी ये मैग्नीशियम का कैटायन रह चुका है, अभी ये एटम नहीं है, अभी ये कैटायन बन चुका है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लोग देखें तो ये क्या रहेगा, ये इसका न्यूक्लियस, पहले शेल में उसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में उसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन, अब तीसरे शेल के अंदर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रह चुका है, ये मैग्नीशियम का कैटायन है। और यहाँ से जब हम लोग इसको एनर्जी देंगे, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, Mg+2 का चार्ज इसके ऊपर आएगा। अब इस प्रोसेस के लिए कि मैग्नीशियम के ऊपर +1 चार्ज से +2 चार्ज बना है, हमने कहा कि जब इसके वैलेंस शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला उस वक्त इसके ऊपर +1 का चार्ज आया, उसका नाम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन कैटायन में से निकाला, देखिए अभी ये एटम नहीं है बच्चों, इस बात को याद रखना है आप लोगों ने, अब ये एटम नहीं है, अब ये कैटायन बन चुका है। अब इस कैटायन में से जब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इसका नाम क्या है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका नाम क्या है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है। अब हम लोगों ने यहाँ पर एक बात लिखी है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा दिख रही है एज़ कम्पेयर टू दी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसा क्यों है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा क्यों है एज़ कम्पेयर टू दी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? तो अगर हम लोग देखें तो हमने यहाँ पर ये देखा है कि जब ये मैग्नीशियम का एटम था तो इसमें 12 प्रोटॉन थे, 12 इलेक्ट्रॉन थे, मीन के अपोजिट चार्जेस बराबर थे, और एटम था, हमें मालूम है एटम न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान था। 12 प्रोटॉन जो कि एटम के इस न्यूक्लियस में मौजूद है, इन्होंने बाहर के इलेक्ट्रॉनों को होल्ड किया हुआ था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, लेकिन जब उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, देखो अब इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं, प्रोटॉन तो थे ही, क्योंकि प्रोटॉन के नंबर में तो तब्दीली कोई नहीं आई, तो प्रोटॉन का नंबर तो वही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं, तो ज़ाहिर बात है पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना वहाँ से मुश्किल है। इस वजह से हमने कहा कि ये जो हमने लिखा 1476 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी जो है ये ज़्यादा है, मीन के सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। किस वजह से? ड्यू टू दी ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, अब वो कैटायन बन जाएगा, तो कैटायन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना एज़ कम्पेयर टू दी न्यूट्रल एटम क्या है, मुश्किल है। इस वजह से सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पर मैंने जनरल कुछ फैक्टर लिखे हैं, आप लोग अगर आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ना चाहो तो मेरी पहली वीडियो मेरे इस चैनल पर मौजूद है, उसके अंदर मैंने डिटेल डिस्कशन की है इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर कि ये सारे फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। बहरहाल हम लोग यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा जनरली देख लेंगे। तो सबसे पहले मैंने फैक्टर लिखा एटॉमिक रेडियस, कि एटॉमिक रेडियस के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या रिलेशन है। देखिए हमें मालूम है कि जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का होल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होता जाएगा, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। मीन के एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी आपस में इन्वर्स रिलेशन में है। इसी तरह अगर हम लोग न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज और आयोनाइजेशन एनर्जी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन। जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी बढ़ेगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट, देखिए हमें मालूम है स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल के ऊपर। तो अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, मीन के स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। और लास्ट वन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से अफेक्ट करती है आयोनाइजेशन एनर्जी को, ये मैंने पहले भी बताया कि मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, उसके फैक्टर के बारे में, आप लोग वहाँ से देख सकते हो कि हाउ दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अफेक्ट दी वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इसकी वेरिएशन की तरफ, इसके ट्रेंड की तरफ, कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप किस तरह का होगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह से वेरी करेगी ग्रुप के अंदर और किस तरह से वेरी करेगी पीरियड के अंदर। देखिए हमें मालूम है, सबसे पहले अगर हम लोग ग्रुप की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम आने से, किसी भी ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम आने से सबसे पहले एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, फिर जारी बात है एटॉमिक रेडियस के बढ़ने से स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा।
तो अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, तो न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर कम होता जाएगा, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। इस वजह से हमने कहा कि मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, किसी भी ग्रुप के अंदर जब हम लोग टॉप टू बॉटम चलते हैं तो नंबर ऑफ शेल के बढ़ने की वजह से या एटॉमिक रेडियस के बढ़ने की वजह से उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। अब बात करते हैं कि अक्रॉस द पीरियड के अंदर इसका क्या ट्रेंड चलेगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि अक्रॉस द पीरियड इसका क्या ट्रेंड होगा, तो देखें अगर हम लोग ये बात करें कि अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू याद रखना है बच्चों बढ़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्यों बढ़ेगी? क्योंकि अक्रॉस द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और एटॉमिक रेडियस कम होता जा रहा है। हमें मालूम है किसी भी पीरियड के अंदर अगर हम लोग चलते हैं नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, लेकिन एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होता है ड्यू टू दी ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस कम होगा, और अगर एटॉमिक रेडियस कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि इन दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अगर जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, लेकिन अगर एटॉमिक रेडियस कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फिर क्या होगी? बढ़ेगी। मैंने यहाँ पर अभी पीरियड थर्ड के एलिमेंट लिखे हैं और उनकी मुख्तलिफ आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबकी लिखी है। सबसे पहले हमने लिखा है 495 किलो जॉल पर मोल, 737, 577, 786, 1011, 1000, 1251, 1520 किलो जॉल पर मोल। ये मुख्तलिफ एलिमेंट की जो कि पीरियड थर्ड मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। मैं पीरियड थर्ड को सिर्फ क्यों मेंशन किया? क्योंकि हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट, इस वजह से मैंने पीरियड थर्ड के एलिमेंट को यहाँ पर लिखा है। अब देखिए इस पीरियड थर्ड के एलिमेंट की अगर हम लोग जनरल बात करें तो अक्रॉस द पीरियड ये जो ऊपर हम लोगों ने ट्रेंड पढ़ा है, इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू स्मूथ बढ़नी चाहिए। बढ़ रही है लेकिन स्मूथ नहीं बढ़ रही। देखिए सबसे पहले 495, 737 चले, यहाँ तक तो बढ़ गई, फिर एकदम डिक्रीज हुई, फिर बढ़ती जा रही है, यहाँ तक फिर डिक्रीज हुई और फिर उसके बाद बढ़ रही है। जनरली तो बढ़ रही है क्योंकि पहले से लेकर आखिर तक जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती हुई हमें दिखाई दे रही है। लेकिन दरमियान में कोई एक दो जगह ऐसी कि जहाँ पर हमें उसका इर्रेगुलर बिहेवियर दिखाई दे रहा है। अब वो क्यों दिखाई दे रहा है हम लोग इस बात को डिस्कस करें। वो कौन कौन से एलिमेंट हैं कि जिनके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके मुकाबले में कुछ और दिखाई दे रही है। देखिए सबसे पहला जो पेयर हमें दिखाई दे रहा है वो है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के दरमियान। 737 के बाद 577 हो रही है। हालांकि हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को 737 के बाद जब एल्यूमिनियम की तरफ आता है, क्योंकि हमें मालूम है कि इसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, लेकिन इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है एल्यूमिनियम की कम है और मैग्नीशियम की ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम लोग फिर यहाँ पर आए, इस पेयर के ऊपर आए, फास्फोरस और सल्फर के अंदर अगर हम लोग आए तो यहाँ पर भी यही बिहेवियर चल रहा है। फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है और सल्फर की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है। हालांकि हमने जो ट्रेंड लिखा है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को कम होना चाहिए, सल्फर की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को ज़्यादा होना चाहिए। अब हम लोग इस बात को ज़रा सा देखते हैं कि ऐसा ये क्यों है।